नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी, आपका दोस्त। आज बातचीत करेंगे आज की बड़ी खबरों पे और वो खबरें जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही हैं, जिनमें हमारी दिलचस्पी है। दोस्तों, बड़ी खबरों पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी सूचना आ रही है कि हरियाणा में 21 फरवरी को पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार इसकी तैयारियां कर रही है। 5 फरवरी से आचार संहिता लगने की सूचना है। हालांकि ये अपुष्ट सूचनाएं हैं, सरकार की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गांव में जो सरपंच बनने के इच्छुक लोग हैं उनके लिए ये अब कमर कसने का समय आ गया है, अगर इसी डेट पे चुनाव होंगे तो। दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़ चैनल समय समय पे सर्वे कराते रहते हैं और वो सर्वे देखने सुनने में बड़े दिलचस्प होते हैं। आज भी एक सर्वे का नतीजा आया है, जिसको एक न्यूज़ चैनल है ABP न्यूज़, उन्होंने ये सर्वे कराया है कि पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। 10 मुख्यमंत्री जो पहले से लेकर 10 तक हैं, उनकी सूची उन्होंने जारी की है। सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गई होगी। और इस सूची की विशेषता ये है कि इस जो 10 लोग हैं, टॉप 10 जो मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, ABP न्यूज़ के सर्वे के अनुसार, उनमें भाजपा के 3 मुख्यमंत्री शामिल हैं और वो भी लास्ट के 3 स्थानों पे हैं, यानी कि 8, 9, 10 नंबर पर। और जो हमारा हरियाणा है वो टॉप 10 में उनके अनुसार शामिल नहीं हैं। तो किसान आंदोलन भी इसका कारण हो सकता है और उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो उसमें हो सकते हैं। सूची के अनुसार जो पूरे देश में सबसे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं वो उड़ीसा के नवीन पटनायक जी हैं। उनकी अपनी पार्टी बीजू दल है। और दूसरे नंबर पे अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश से के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनका नंबर आया है। चौथे नंबर पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है केरल में, P विजयन, उनका नंबर आया है। 5वें पे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे का नंबर है। 6ठे नंबर पे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल को उन्होंने शामिल किया है। 7वें नंबर पर ममता बनर्जी जी का नाम है और 8वें नंबर पे शिवराज सिंह चौहान का नाम है। 9वें नंबर पर गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनका नाम है। और 10वें नंबर पे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम है। तो 8, 9, 10 नंबर पे ये भाजपा शासित राज्य हैं। और बाकी जो राज्यों के जो 7 बेस्ट मुख्यमंत्री हैं पहले से लेकर 7 तक इस न्यूज़ चैनल के अनुसार, वो गैर भाजपाई हैं। और उनमें से कुछ की अपनी पार्टियां हैं और जो 2 हैं मुख्यमंत्री जो मैं देख पा रहा हूं, एक मुख्यमंत्री केवल कांग्रेस के हैं। दोस्तों, ABP न्यूज़ के जो सर्वे है उसमें उन्होंने 5 सबसे खराब मुख्यमंत्री भी चुने हैं और वो 5 खराब मुख्यमंत्री भी मैं आपको उनकी लिस्ट के अनुसार पढ़कर सुना देता हूँ। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहला नंबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में दूसरा नंबर है। पंजाब, जहां किसान आंदोलन चरम सीमा पे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनका चौथे नंबर पे स्थान है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, उनका 5वें नंबर पे स्थान है। जो तो खराब मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें जो कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री हैं पहले और तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और चौथे नंबर और 5वें नंबर पे वो स्थानीय पार्टियां हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारे नतीजे ABP न्यूज़ ने सी वोटर के अनुसार है। हालांकि ये कभी ये जारी नहीं करते हैं कि सर्वे किस तरह का होता है और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें लोगों की दिलचस्पी होती है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज ख़त्म हो चुकी है और उस मीटिंग का जो नतीजा है वो पिछला ही है कि इस मीटिंग में अगली मीटिंग की तारीख निकल गई है। लेकिन ये जो मीटिंग है ये असरदार मीटिंग थी। सरकार के जो सुर हैं वो काफ़ी नरम पड़े हैं और जो किसानों का मनोबल है काफ़ी ऊंचा है। और अगली मीटिंग जो 19 को होने वाली है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि कोई अच्छी गुड न्यूज़ इस आंदोलन को ख़त्म करने वाली सरकार की तरफ से मिल सकती है, क्योंकि अब स्थितियां सरकार के कंट्रोल में नहीं हैं। सरकार जितने भी पासे फेंक सकती थी, सरकार के पास जितने भी हथियार थे, वो सरकार इस जो किसानों के आंदोलन है इसमें लगा कर देख चुकी है। इस पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ हम इसमें सबसे पहले आप किसान नेताओं की वो बातचीत सुन लीजिए जो मीटिंग के दौरान या मीटिंग के
जो अंदर चल रहा था उस पे के बाद उन्होंने एक प्रेस जो किसान मोर्चा है उसके नेताओं की एक साझी बातचीत उन्होंने जारी की थी। वो बातचीत बहुत बड़ी है, करीबन आधे घंटे की बातचीत थी वो, लेकिन उसमें से मैंने जो निचोड़ है, कहते हैं जूस निकालने वाली बात, समय कम रहता है इसलिए 5 मिनट का उसका जो जिस्ट है बातचीत का वो निकाल के मैंने यहाँ पे रखा है। उसको एक बार आप सुन लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो किसान संगठन है और जो सरकार है, जब बातचीत की टेबल पे वो बैठे थे तो उनमें किस तरह की बातचीत हो रही थी और भविष्य की क्या संभावनाएं आपको उसमें नज़र आ रही है। ये बातचीत इसलिए भी सुनना ज़रूरी है दोस्तों कि आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना है और जब सुबह तक आपके पास चीज़ें आती हैं तो रात को लोग उसमें इंटरप्रेट करते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। इसलिए जिस्ट उसका सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में फाइनल रहे कि आखिर में मीटिंग में चल क्या रहा था। ये हमारे जीके को भी बढ़ाती हैं और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट, एक विजन क्लियर करने में भी मदद करती हैं। पहले बातचीत सुनिए। तो कहते पहले आप तिन्ना कानूनों पर गल करांगे, पर सरकार किते ना किते फसी भी है ਤੇ ਖਾੜਾ ਵੀ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ 40 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਆ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NI ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NI ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। 307 ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇੜਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ। 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ 12 ਵਜੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਭਾਵ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਸੀ,
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਨੈਕ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਮ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੁਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਰੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1955 ਵਾਲੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। 2 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 40 ਦੀ, ਇਹ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ के ही वापस मुड़ेगी। दोस्तों, आपने किसान नेताओं की बातचीत सुनी है। इस बातचीत के आधार पे आप कह सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश था कमेटी बनाने का, वो एक लास्ट सरकार की तरफ से आदेश, एक मौका कह लीजिए, एक लास्ट अमोघ अस्त्र था वो, और वो अस्त्र प्रयोग हो चुका है। आज की मीटिंग में एक क्लियर हो चुका है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करती रहेगी। और इस बार किसानों ने ये उम्मीद जताई है कि अगली जो मीटिंग होगी 26 जनवरी से पहले ये मसला हल हो जाए। इसकी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस समारोह है, अगर उसमें किसी तरह की खलल पड़ती है या उसमें किसी तरह के बद इंतजामात होते हैं या किसी तरह का तनाव होता है, तो इसका जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जाएगा और भारत दुनिया के सामने किसी भी सूरत में इस मुद्दे पे शर्मसार नहीं होगा। कोई भी नहीं होना चाहेगा, आप और हम भी नहीं होना चाहेंगे। लेकिन चूँकि मसला किसानों का है, इसलिए सरकार की मजबूरी है, सरकार इसको बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं रख सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली जो मीटिंग होगी 19 तारीख को, उस मीटिंग में कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है, सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही 19 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, जिनमें सरदार भूपेंद्र सिंह थे और धनवंत जी थे, बाकी 4 लोग जो हैं, जिनमें 2 अर्थशास्त्री हैं और 2 सरकार समर्थित जो एक्सपर्ट हैं, वो उस कमेटी हैं। उनमें भूपेंद्र सिंह मान अलग हो चुके हैं, 3 हैं। अभी उसमें और कोई नया मेंबर ऐड होगा, ये कमेटी 3 सदस्यीय रहेगी, सुप्रीम कोर्ट फाइनल करेगा। इसकी जो मीटिंग है वो भी 19 तारीख को हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो मीटिंग कहाँ पे, उस मीटिंग में कौन कौन लोग बुलाए जाएंगे, किससे बात करेगी। वो पूषा एक दिल्ली में संस्थान है, उसमें ICR का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे वो मीटिंग होगी। लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं है कि वो लोग किसानों के पास जाएंगे या किसान उनके पास आएंगे। रही बात जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, 500 कुल जत्थेबंदियों में से 40 ये जो किसान नेता हैं, यही सरकार से बातचीत कर रहे हैं और इनका ये फैसला कि ये कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग किसानों से जुड़े हुए हैं या जो लोग 3 कृषि कानूनों के समर्थन में हैं, ये हो सकता है कि वो कमेटी के सामने जाकर अपनी बात रखें। ये कमेटी अलग से काम करती रहेगी। अब दोस्तों, एक कहावत है कि उंगली कटाकर शहीद होना। जो सरदार भूपेंद्र सिंह मान हैं, जिन्होंने कमेटी से नाम वापस लिया है और कहा है कि वो किसानों के साथ हैं, उनको कुछ एकदम से वो नेशनल हीरो के रूप में सामने आ रहे थे, लेकिन
दिलचस्पी थी, चूँकि किसानों के मसले पे आप हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं, मेरी ये दिलचस्पी पैदा हुई कि आखिर उन्होंने नाम वापस क्यों लिया है। तो उनका जो इतिहास है वो पता किया तो काफ़ी रोचक जानकारियाँ उसमें सामने आई हैं, जिसको मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। उनके एक दोस्त हैं जो उनके साथ रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, और उन दोस्त का जो नाम है वो मेजर सिंह है। मेजर सिंह और दूसरे लोग जो उनके साथ यूनियन बॉडी में रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो भूपेंद्र सिंह मान हैं 80 के दशक से ही किसान आंदोलनों में सक्रिय हो गए थे और काफ़ी बड़ा नाम एक समय वो किसान आंदोलनों में रहते थे। और 1960 के दशक में उन्होंने एक खेतीबाड़ी यूनियन की स्थापना की थी जो आगे जाके भारतीय किसान यूनियन बनी थी। और भूपेंद्र मान के नेतृत्व में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए काफ़ी आंदोलन हुए, और इसी दौरान उनकी जान पहचान महेंद्र सिंह टिकैत जी से भी हुई थी। 1980-90 के दशक में उनकी जानकारी कांग्रेस के नेताओं से हो गई। ऐसा कई बार होता है कि आंदोलनों में शामिल किसानों की, आंदोलनों में शामिल लोगों की जानकारी सरकार में बैठे लोगों से हो जाती है और वो इसके फ़ायदे भी उठाते हैं। भूपेंद्र सिंह मान जी भी उन लोगों में से एक थे। उन्होंने वाया राष्ट्रपति जी के राज्यसभा में वो चले गए और इसी के साथ किसानों के बीच उनकी पकड़ भी कमज़ोर हो गई। राज्यसभा में जाने के बाद लोग उन्हें कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में ही देखने लगे, लेकिन चूँकि वो समय देखकर फैसले लेते हैं, इसलिए उन्होंने फिर से भाजपा के साथ उनका थोड़ा सा जुड़ा हुआ और कृषि कानूनों पे उन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया। तोमर जी से मिलने वालों में भी वो पहले लोगों में से थे और जिन्होंने 3 कृषि कानूनों को समर्थन किया था। इसी चक्कर में उनका नाम कमेटी में शामिल हो गया। लेकिन आज के दिन पंजाब में या पंजाब की भूमि से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, भले ही वो कृषि कानूनों के समर्थन में हो, खुलकर किसानों के खिलाफ नहीं जा सकता है। इसलिए इसका जो असर था, इसका जो नैतिक दबाव था, भूपेंद्र सिंह मान के कंधों पे था, ये सिर पे उनके बोझ था, और उनको अच्छे से पता था कि अगर वो कमेटी में शामिल रहेंगे तो हो सकता है उनके घर का घेराव हो, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में खलल पड़ जाए। वो दबाव में थे और इस दबाव के चक्कर में वो कमेटी से ही भाग खड़े हुए। हालांकि इससे कमेटी में नाम शामिल जिन्होंने किया है उनको बड़ा दुख पहुंचेगा, लेकिन मान साहब टिक नहीं पाए। और मान साहब कोई हीरो के रूप में नहीं है, मान साहब की मजबूरी थी कमेटी से अलग होना। एक चीज़ और है दोस्तों कि आज जो कांग्रेस है उसमें काफ़ी उबाल देखने को मिला है, और कांग्रेस ने पूरे धरने प्रदर्शन सब जगह किए हैं। काफ़ी एग्रेसिव एक जो किसान आंदोलन का तवा है उस पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश की है। और पहली बार कांग्रेस एग्रेसिव मोड में दिखाई दी। हरियाणा में भी राजभवन को घेरने जाते हुए कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और पहली बार ये अलग अलग गुटों के जो नेता हैं, कहते हैं कि कई तरह की कांग्रेस होती हैं, पहली बार ये इकट्ठे दिखाई दिए हैं। इनको कुछ देर हिरासत में रखा गया, फिर छोड़ दिया गया है। चंडीगढ़ में भी है, उसकी कुछ झलकियां आप जरूर इनके आंदोलन की देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आज ये क्या कर रहे थे। दोस्तों, आपने देख लिया कि कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है और किस तरह का आज इनका प्रदर्शन था। तो जो किसान हैं, किसानों के मुद्दे पे मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अब कोई किसानों को इग्नोर नहीं कर सकता है। मैं बड़ी तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन एक फिच नाम की एक संस्था है और फिच रेटिंग जारी करती है। फिच ये देखती है कि दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है देशों की,
आर्थिक हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं। उन्होंने फिच जो संस्था है उसने कहा कि 2021-22 में जो भारत है वो 11% की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करेगा, यानी कि अच्छी उम्मीद एक 2021-22 में है। लेकिन 2022-23 में हमारी जो जीडीपी है वो काफ़ी फिर तेज़ी से नीचे से गिरेगी। और उनका कहना है कि पूरी दुनिया में भारत की, उनके शब्दों में कहूँ तो पूरी दुनिया में भारत में मंदी की स्थिति सबसे गंभीर है, यानी कि जो कोरोना का इफेक्ट है वो देश में आज भी चल रहा है और 2023 तक हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। महत्वपूर्ण खबर पर और चर्चा करना चाहेंगे। रामजी लाल जांगड़ा का निधन हो गया है। रामजी लाल जांगड़ा वो शख्स थे जो हिसार के आर्यनगर गांव में जन्मे थे और जांगड़ा परिवार से थे और भजनलाल के बहुत ही जो शुरुआती राजनीति थे उसी में मित्र बन गए थे। भजनलाल के काफ़ी हमराज थे और एक समय में पिछड़ों में काफ़ी प्रभाव उनका माना जाता है। हरियाणा में पिछड़ों के जो नेता हैं उसका एक तरीके से अकाल रहा है। ले देकर रामजी लाल और डॉक्टर राम प्रकाश को ले से के बाद या पहले कोई पिछड़ों का बड़ा नेता हरियाणा में नहीं सुनने में आया है। तो रामजी लाल जी का निधन हो गया है। उनको भजनलाल जी ने राज्यसभा में भेजा था और वो एक किस्म से भजनलाल की जो पॉलिटिक्स है उसके सारे जो एपिसोड हैं उनके गवाह थे और एक महत्वपूर्ण अध्याय हमारे बीच से चला गया है। हम रामजी लाल जांगड़ा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, ग्राम सचिव का पीछे पेपर हुआ था, उसमें भारी गड़बड़ियां मिल रही हैं और जो सेंटर संचालक है और जो किस तरह के नेटवर्क हैं सामने आ रहे हैं। तो HSSC से लोग डिमांड कर रहे हैं ट्विटर पर भी और हर जगह पे भी कि HSSC चूँकि इस पेपर की शुचिता भंग हो चुकी है इसलिए इस पेपर को लीक हुआ है इस पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए। अब HSSC किस दबाव में आती है या नहीं आती है ये देखना होगा, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसको देखते हुए निसंदेह कहा जा सकता है कि पेपर लीक हुआ है और इस पेपर को रद्द करना ही परीक्षार्थियों के हित। संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये पूरी दुनिया में जो देश हैं इससे कर्ज वर्ज भी लेते रहते हैं। भारत भी काफ़ी कर्ज विकास कार्यों के लिए लेता है। इसने आज मोदी सरकार का बचाव किया है, मोदी सरकार को हिम्मत देने की कोशिश की है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा कि भारत में जो नए 3 कृषि कानून हैं वो रिफॉर्म्स का नया रास्ता बनाएंगे और इसके डायरेक्टर हैं गेरी राइस। उनके अनुसार भारत में ये नए कानून किसानों के लिए मददगार साबित होंगे। किसान बिना बिचौलियों के सीधे खरीदारों से कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। इससे गाँव की ग्रोथ बढ़ेगी। हालांकि राइस ने यह भी कहा कि नए कानूनों को और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। तो भाजपा से जुड़े हुए लोग इस बात को ज़्यादा प्रचार प्रसार दे रहे हैं। ये युद्ध है दोस्तों, सरकार के बीच में और किसानों के बीच में शांति युद्ध है, शीतकाल का युद्ध है और हर सरकारों में आंदोलन होते आए हैं। जब तक सृष्टि रहेगी सत्ता और जनता, इसके बीच में संघर्ष देखने को मिलते रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां आंदोलन ना हुए हों और अपनी मांगों को लेकर जनता ने प्रदर्शन ना किए हों। और जनता की चुनी हुई सरकारों को जनता की बात अंततः माननी ही पड़ती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक डायरी पेन ले लीजिए और अभी जो नेता किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, उनके नाम लिख लीजिए। आने वाले समय में वक्त उनका भी फैसला करेगा। अभय चौटाला जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि 27 को फिर से इस्तीफ़ा देंगे। वो जो इस्तीफ़ा है, चूँकि टेक्निकल कमियां थी, मैंने आपको बताया था कि वो स्वीकार नहीं होगा, लेकिन वो अड़े हुए हैं इस्तीफे पे। तो उनका इस्तीफ़ा जो है अगर उन्होंने दिया और स्वीकार हुआ तो निसंदेह इलाहाबाद में फिर से उपचुनाव होंगे। और बड़ा रोचक है कि उपचुनाव की अभी आहट भी आई है और आहट आने के साथ ही दड़बा हल्के के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने ताल ठोक दिया। उन्होंने कहा है कि अभय सिंह चौटाला का वो मुकाबला करेंगे अगर उनको टिकट मिली तो। इसके साथ ही कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इस्तीफे नहीं देंगे, ये साफ है। उनके नेताओं का रुख साफ है और इसी के साथ ये बात भी साफ है कि चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, किसी को भी इस्तीफ़ा देना मंजूर नहीं है। सब घड़ियाली आंसू हैं, किसानों के लिए सब बहा रहे हैं, लेकिन इस्तीफ़ा कोई नहीं देगा। ये सिर्फ आम आदमी जो वर्कर हैं, जिसको हम वर्कर कहते हैं, ये इनको छोटे छोटे लालच में फंसाकर ये नेता रखते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और सारी उम्र जो जनता है इनकी चक्रों में पिसती रहती है।
आपको कोई भी ऐसा नेता नहीं मिलेगा, ये आप 1960 से पहले या 70 से पहले के नेता ही ऐसे होंगे जो राजनीति से आए, काम किया और फिर अपनी रिटायरमेंट ले ली। अब तो हर नेता कोशिश करता है कि वो एक बार आए तो फिर दोबारा जीते, तिबारा जीते, फिर वो जब बूढ़ा हो जाए तो उसके बच्चे जीते हैं, फिर उसके बच्चे जीते हैं। राजनीति इन लोगों के लिए व्यवसाय है, राजनीति करनी है, इनको पता है कि इस बार हारेंगे, अगली बार फिर जनता जिता देगी, ये इस फॉर्मूले पे चलते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपना काम देखा करें। आप हल्के का और आपके क्षेत्र का जो विकास है उसको प्रायोरिटी पर रखना। जिस दिन हम शुरू कर देंगे ये नेता भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही अच्छी सीरीज़ आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई पहलू आपसे ना छिपा रहे। ऐसे ऐसे नेताओं के इंटरव्यूज प्रस्तावित हैं और मैं लगातार कर रहा हूं। जो हरियाणा के पिलर्स हैं राजनीति के, उन सारे पिलर्स को आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे नए 8 PM के साथ।